मानना पड़ेगा डैन दिमाग लगाने में थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन लोगों को ढूंढने में उसका कोई जवाब नहीं। जब उसने दर्जी को मरने वाले की फोटो दिखाई तो दर्जी ने जो नाम बताया वो होटल में मिली आईडी से बिल्कुल अलग था। क्या ऐसा हो सकता है कि मरने वाला कई पहचान रखने वाला कोई जासूस हो? एला ने कहा कि ये पता लगाना बहुत आसान है, बस होटल की पार्किंग में जाओ और उसकी कार की चाबी का बटन दबाओ, फिर गाड़ी के अंदर से हमें और भी सुराग मिल जाएंगे। हालांकि एला ने फिर से सबूत बाहर निकालकर नियम तोड़ा था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। डैन भी कुछ नहीं कह पाया। इसके बाद दोनों कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए मरने वाले एडी के घर पहुंच गए। उसकी पत्नी से बात करते हुए डैन ने जानबूझकर कहा कि मरने से पहले एडी किसी दूसरी औरत के साथ था। ये सुनकर एला को समझ नहीं आया कि एक धोखेबाज आदमी के लिए पूरे परिवार का दिल क्यों दुखाना। एला का दिमाग तो बहुत तेज था, लेकिन पूछताछ और इंसानी भावनाओं को समझने में वो डैन से पीछे थी। उस औरत की फोटो दिखाने का मकसद पत्नी का टेस्ट लेना था कि क्या उसे इस बारे में पता था। इससे ये साफ हो जाता कि पत्नी ने जलन में हत्या नहीं की है। जाहिर है दोनों को ही एक दूसरे से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। अब उन्हें ये पता लगाना था कि मरने वाले ने अपनी पहचान क्यों छुपाई और कातिल कैमरों से बचकर कमरे में कैसे घुसा। साथ काम करने वालों की खींची गई फोटो से एला ने देखा कि कमरे की खिड़की खुली थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कातिल खिड़की से अंदर आया हो? डैन ने तुरंत मना कर दिया। मर्डर चौथी मंजिल पर हुआ था, वहां तक चढ़कर आना शायद स्पाइडरमैन के ही बस की बात है। लेकिन अगर ऐसा होने की थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो जाहिर है कि उन्हें फिर से मौकाए वारदात की तलाशी लेनी होगी। और सच में खिड़की के किनारे पुलिस को कोयले जैसा कुछ पाउडर मिला, साथ ही दीवार भी खुरद रही थी। तो हो सकता है कि सच में कोई स्पाइडरमैन खिड़की से अंदर आया हो। कातिल के तरीके का पता चलने के बाद फॉरेंसिक टीम को कुछ और भी नया मिला। मरने वाले के अकाउंट में हाल ही में $10,000 जमा हुए थे। एक टैक्सी ड्राइवर होने के नाते वो इतना पैसा तो नहीं कमा सकता था। सबने सुराग का पीछा किया और जल्द ही एक वृद्धाश्रम में पैसे भेजने वाले को ढूंढ निकाला। हैरानी की बात तो ये थी कि उस औरत ने बताया कि उसकी एडी से सगाई हो चुकी है और वो जल्द ही हनीमून के लिए मैक्सिको जाने वाले थे। उस बूढ़ी औरत का बेटा बहुत गुस्से में था। जाहिर है उसे भी समझ आ गया था कि उसकी माँ को किसी ने ठग लिया है और अब तक एडी की असलियत सबके सामने आ चुकी थी। वो बस एक धोखेबाज आदमी था जो रूप बदलकर औरतों से पैसे ऐंठता था। एला एक बार फिर मरने वाले के घर गई। वो उस बच्ची का हालचाल लेना चाहती थी जिसने अभी अभी अपने पिता को खोया था, लेकिन बाबेटी की एक फोटो में उसे एक अजीब सा टैटू दिखा। अब एला को सब समझ आ गया था। उसने डैन को एक बार में बुलाया और अपने आप ही उसके लिए एक ड्रिंक ऑर्डर कर दी। डैन के चेहरे पर हैरानी थी। वो दोनों तो बस कुछ दिन पहले ही मिले थे, फिर उसे कैसे पता चला कि उसे यही ड्रिंक पसंद है? असल में पुलिस स्टेशन में एक महीने तक सफाई का काम करने के बाद एला ने हर कूड़ेदान से लोगों के स्वभाव का पता लगा लिया था। अब शायद एला डैन को उससे भी ज्यादा अच्छे से जानती थी। इसके बाद जब बारटेंडर ड्रिंक सर्व कर रहा था तब उसने फोटो में मौजूद मरने वाले का टैटू दिखाया। ये बिल्कुल बारटेंडर की कलाई पर बने सांप वाले टैटू जैसा ही था। जैसे ही डैन ने उसे घूर कर देखा, बारटेंडर को कुछ गड़बड़ लगी और वो मुड़कर भागने लगा। लेकिन पहले ही बताया था ना, डैन लोगों को पकड़ने में माहिर है। पलक झपकते ही बारटेंडर को जमीन पर गिरा दिया गया और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। लेकिन डैन अभी भी बहुत गुस्से में था। जब एला को पहले से पता था कि बारटेंडर में कुछ गड़बड़ है तो उसने पहले क्यों नहीं बताया? क्या वही सबके सामने तमाशा करना जरूरी था? बारटेंडर ने तो बस चाकू उठा ही लिया था। दोनों के बीच जमकर बहस हुई। खुद से कम अक्ल वाले इंसान से बेवकूफ सुनकर एला भड़क गई और तुरंत गुस्से में नौकरी छोड़ने की बात कह दी। डैन भी गुस्से में था। क्या एला के बिना पुलिस स्टेशन का काम नहीं चलेगा? वापस जाकर उसने तुरंत बारटेंडर से पूछताछ की, लेकिन उसने कहा कि उसने किसी को नहीं मारा है। उसने तो बस मरने वाले की मदद की थी ताकि वो अमीर और भोली औरतों को फंसा सके। वो दोनों जेल में मिले थे, इसलिए उन दोनों की कलाई पर एक जैसा टैटू था। जब केस फिर से उलझ गया तो अगले दिन एला मुस्कुराते हुए वापस काम पर आ गई। वो बीच में हार मानने वालों में से नहीं थी। बारटेंडर के नाखून बहुत लंबे थे। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो चौथी मंजिल पर चढ़ पाएगा, लेकिन कल रात वो अपनी बात पूरी कर पाती। उससे पहले ही डैन ने उसे रोक दिया था। असली कातिल वो होगा जिसके नाखून छोटे हों और जिसे रॉक क्लाइंबिंग अच्छे से आती हो। वृद्धाश्रम में उन्हें जो उस बूढ़ी औरत का बेटा मिला था वो इन सब बातों पर खरा उतरता है। उसके पास एक रॉक क्लाइंबिंग क्लब का सामान था। उसमें इतनी ताकत है कि वो चौथी मंजिल पर चढ़कर एडी पर हमला कर सके और उसे डुबाकर मार दे। मर्डर की वजह अपनी माँ के साथ हुए धोखे का बदला लेना था। जैसे ही डैन ने अपने लोगों को उसे पकड़ने भेजा, एला ने कहा कि उन्हें एक और इंसान को पकड़ना होगा। होटल की खिड़कियां हमेशा बंद रहती है। कातिल को खिड़की खोलने के लिए अंदर के किसी आदमी की मदद चाहिए होगी और फिर उसे नशीली दवा देनी होगी। और ये इंसान साफ तौर पर वही लेडी डॉक्टर है जिसे शुरुआत में पकड़ा गया था। अब इस केस का पूरा सच सामने आ गया था। उस दिन उस आदमी का बेटा एडी का पर्दाफाश करना चाहता था, लेकिन अचानक वो उस लेडी डॉक्टर से टकरा गया। उसे अपनी माँ के साथ हुई घटना बताने के बाद उस लेडी डॉक्टर के मन में भी बदला लेने का ख्याल आया। दोनों ने हाथ मिला लिया और एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें कोई कमी नहीं थी। उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है। एक ऐसे धोखेबाज को मारना जो बुजुर्गों और औरतों को ठगता हो, उसे एक तरह से दुनिया से बुराई मिटाना कहना गलत नहीं होगा। लेकिन एडी एक धोखेबाज होने के साथ साथ एक ऐसा पिता भी था जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उन दोनों को जेल भेज दिया गया। एला ने भी डैन से माफी मांगी और माना कि वो कभी कभी गुस्से में बेकाबू होकर कुछ भी बोल देती है। कल रात उसने ध्यान से सोचा कि डैन ने जो कुछ भी कहा था वो उसकी भलाई के लिए ही था। शुरुआत में एला को जैसा लगता था डैन वैसा कोई पत्थर दिल पुलिस वाला रोबोट नहीं है। अपनी माफी को सच्चा साबित करने के लिए एला ने खास तौर पर अपने हाथों से उसके लिए पेस्ट्री बनाई। वो जानती थी कि डैन को ये बहुत पसंद है। इस सफाई कर्मचारी ने बस ग्रीन हाउस की सब्जियों पर एक नजर डाली और मिट्टी में छुपे हुए संदिग्ध को खोज निकाला। हालांकि वो इंसान अब एक लाश बन चुका था, लेकिन फिर भी इस बात ने पुलिस ऑफिसर डैन को हैरान कर दिया। ये लाश देखकर ही लग रहा था कि इसे अभी दफनाया गया है, क्योंकि ये न तो सड़ी थी और न ही इसमें बदबू थी। एला को ये कैसे पता चला? सच बताओ तो शायद आपको यकीन न हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिट्टी में एक ही समय पर टमाटर और खीरे दोनों के पौधे लगाए गए थे। इन दोनों पौधों का आपस में कोई तालमेल नहीं होता। ये सिर्फ एक दूसरे के पोषक तत्व छीनते हैं और इनकी जड़ें भी
अभी तक मिट्टी में नहीं जमी थी, जिससे साफ था कि इन्हें अभी लगाया गया है। प्रकृति से बेइंतहा प्यार करने वाली संदिग्ध वेंडी जाहिर तौर पर इतनी छोटी गलती नहीं कर सकती थी। इसका बस एक ही मतलब हो सकता था कि वो मिट्टी में दबी किसी चीज को छुपाना चाहती थी। ये लॉजिक बिल्कुल सटीक था, लेकिन डैन फिर भी खुश नहीं था। वो लोग तो यहाँ एक गुमशुदगी के मामले की जांच करने आए थे, लेकिन अब तो संदिग्ध खुद ही एक मर्डर केस का शिकार बन गई। अब उन्हें पहले कौन सा केस उलझाना चाहिए? खुद एक मां होने के नाते एला ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने वाले शख्स से वादा किया था कि वो जल्द से जल्द दोनों गुमशुदा बच्चों को ढूंढ लेगी। इसीलिए तो बच्चों के गायब हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, और जब पुलिस केस दर्ज नहीं कर सकती थी, तभी एला जबरदस्ती डैन को वेंडी के घर ले आई। वो केस दर्ज करवाने वाले की पूर्व पति है। हो सकता है बच्चों से मिलने के अधिकार को लेकर उसने ही दोनों बच्चों को किडनैप किया हो, लेकिन अब उसकी लाश मिलने का मतलब था कि उन दोनों बच्चों के जिंदा बचने की उम्मीद भी बहुत कम हो गई थी। वे बिना रुके सीधे रिपोर्ट लिखवाने वाले के घर पहुंचे। अपने मिलनसार स्वभाव की वजह से एला ने नैनी से कुछ सुराग निकलवा ही लिए। दोनों बच्चों के नाना पीटर होटल के बिजनेस में है। उनका घर अलग अलग देशों की पुरानी चीजों से भरा हुआ था, और सबसे अहम बात यह थी कि उनके और उनके पूर्व दामाद के रिश्ते बहुत खराब थे। पिछले हफ्ते ही बच्चों से मिलने के अधिकार और पर्यावरण के मुद्दे पर उन दोनों के बीच स्टडी रूम में जोरदार बहस हुई थी। साफ था कि पीटर के पास मर्डर करने की वजह थी, लेकिन बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार करना सही नहीं होता। एला का दिमाग एक बार फिर तेजी से दौड़ने लगा, और उसने जल्द ही उन उलझे हुए सुरागों में से पता लगाया कि समुदाय के एक अधिकारी ने मरने वाली वेंडी के बारे में बताया था कि वो हमेशा बच्चों को जंक फूड खिलाती थी, लेकिन ग्रीन हाउस में उगी सब्जियां साफ बता रही थी कि वो बच्चों के लिए ही उगाई गई थी। और रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि वेंडी ने बच्चों को मोबाइल और गैजेट्स की लत लगा दी थी, जबकि उसके घर में सिर्फ एक पुरानी सर्वाइवल गाइड की किताब मिली थी। साफ है कि वो अधिकारी झूठ बोल रहा था, और वो इस बहाने वेंडी से बच्चों से मिलने का अधिकार छीनना चाहता था। लेकिन जब वो दोनों सारा के घर पहुंचे तो उसने कहा कि वो जो भी कर रही थी बच्चों की भलाई के लिए कर रही थी। वेंडी के साथ गांव में धक्के खाने से तो अच्छा है कि बच्चे अपनी मां के साथ एक बड़े बंगले में रहें। क्या ये सही नहीं है? लेकिन एला ने एक नजर में ही भांप लिया कि उसे रिश्वत दी गई थी। चिट्ठियों के ढेर में बैंक के नोटिस भरे पड़े थे। फर्नीचर और घर का सामान भी सस्ते सेल से खरीदा गया था। सारा की जिंदगी साफ तौर पर बहुत तंगी में कट रही थी, फिर भी उसके पास विदेश के किसी आइलैंड पर छुट्टियां मनाने जाने के पैसे थे। अगर आप सोच रहे हैं कि एला को ये कैसे पता चला, तो जरा दीवार पर टंगे उस फूलों के हार को देखिए। उस पर लगे पत्ते सिर्फ उसी आइलैंड पर मिलते हैं। लेकिन सबसे अहम बात तो वो चप्पलें थी जो सारा ने अभी पहन रखी थी। वो उस आइलैंड के 5 स्टार होटल की खास चप्पलें थी। सारा की कमाई को देखते हुए साफ है कि वो वहां रुकने का खर्च नहीं उठा सकती। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उसने पीटर के साथ कोई सौदा किया है। इसी बीच डैन ने भी उसकी बात का साथ दिया। ये एक मर्डर और गुमशुदगी का मामला है। झूठ बोलने पर तुम्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कोई चारा न देख सारा को मानना पड़ा कि कुछ दिन पहले वो मरने वाली वेंडी से मिली थी। वेंडी ने बताया था कि उसने इतने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं जिनसे साबित हो सकता है कि उसके ससुर पीटर ने रिश्वत दी थी और उनका होटल पर्यावरण के नियमों को तोड़ रहा है। पैसों के लालच में सारा ने ये जानकारी पीटर को बेच दी। उसे भी अंदाजा नहीं था कि इसकी वजह से किसी की जान चली जाएगी। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और पीटर को पुलिस स्टेशन लाने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसने अभी भी अपना मुंह नहीं खोला। घर का ड्राइवर गवाही दे सकता था कि कल रात वो काम से शहर के बाहर गया था और रास्ते में जाम होने की वजह से उसे लौटने में काफी देर हो गई। लेकिन डैन समझ गया था कि ड्राइवर को भी पैसे खिलाए गए हैं। थोड़ा डराने धमकाने पर उसने सच उगल दिया। इसी बीच एला स्टडी रूम में न जाने क्या खुराफात कर रही थी। उसने अपना हाथ प्रिंटर पर रखा। जैसे ही मशीन चलने लगी, प्रिंटर के पन्नों पर लाल रंग की स्याही के निशान छप गए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा वेंडी के घर से मिली उस फोटो पर बना था। वापस पुलिस स्टेशन के पूछताछ रूम में अपने वकील के भरोसे पीटर काफी अकड़ दिखा रहा था, जब तक कि डैन ने स्याही के निशान वाली वो फोटो नहीं निकाली। उस फोटो में जो बुजुर्ग था वो एक जज है, और फोटो के पीछे जो जगह है वो मालदीव में पीटर का ही एक होटल है। कई साल पहले पीटर के होटल पर वहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगा था, और इसी जज ने फैसला उसके हक में सुनाया था। ये फोटो साबित करने के लिए काफी है कि उन दोनों के बीच कोई गलत सौदा हुआ था। वेंडी के हाथ यही सबूत लग गया था, इसीलिए पीटर ने उसकी जान ले ली। अपना गुनाह पकड़ा जाता देख और साथ ही अपने दोनों नाती पोतों की फिक्र के मारे पीटर ने आखिरकार मान ही लिया कि उसी ने कातिल को भेजा था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने कातिल को पकड़ा, उसने कहा कि उसने मर्डर नहीं किया है। उस दिन वेंडी के घर जाने के बाद उसने देखा कि पीटर की बेटी मिया भी घर के अंदर ही है, तो उसने अपना काम वही रोक दिया। ये सुनकर एला थोड़ी परेशान हो गई। उसे मिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था जिसके बच्चे खो गए थे, लेकिन मिया ने कभी नहीं बताया कि वो अपने पूर्व पति से मिली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मिया ने ही बच्चों की कस्टडी के लिए अपने पूर्व पति को मार दिया हो? एंड मौके पर मिया का फोन भी नहीं मिल रहा था। जब पुलिस का उस पर शक गहराने लगा, तब भी एला को अपनी समझ पर पूरा भरोसा था। बच्चों को खो देने वाली एक मां की तड़प झूठी नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर कोई और राज छिपा है। लेकिन डैन का मानना था कि केस सबूतों से सुलझते हैं, इसमें अपनी भावनाओं को बीच में नहीं लाना चाहिए। उन दोनों में फिर से जोरदार बहस हो गई। एला ने कसम खाई कि वो मिया को बेगुनाह साबित करके रहेगी, वरना वो वापस जाकर सफाई का काम करने लगेगी। रात को घर लौटने के बाद एला की नजर अचानक टीवी न्यूज में आ रही एक फोटो पर पड़ी। उसे याद था कि उस लड़की के पीछे वाले काउंटर पर तो कुछ नहीं होना चाहिए था। जब उसने पहले मिले खरोंच के निशानों के बारे में सोचा, तो उसे समझ आ गया कि किसी ने छुपकर उस मूर्ति को खिसकाया था और अलमारी खोलकर कुछ किया था। अंदर रखी पुरानी चीजें चोरी नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने उन्हें बदल दिया था। 10-15 मिनट बाद ही एला को एक पुरानी चीजों की दुकान में, लेकिन ये आदमी चाइनीज एंटीक का एक्सपर्ट है। तुम्हारी माँ को चाइना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली इस बारे में बात कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स के लिए ये सब झूठा है? एला को एंटीक चीजों की ज्यादा पहचान नहीं थी, लेकिन उस बर्तन पर बच्चे जो गेम खेल रहे थे वो छुपम छुपाई था, जो यूरोप में सदियों पहले खेला जाता था। चाइना के मिंग डायनेस्टी के बर्तन पर इसका होना अजीब था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो गिफ्ट अब मिया के पास था। उसने पैसे के लिए घर के एंटीक क्यों चुराए? जैसे ही एला ने उस खरीदार को भगाया, जो कि एक बूढ़ा इंडियन था, तब मिया ने सच बता दिया। असल में किडनैपर्स ने उसे कॉल किया था और कहा था कि अगर दोनों बच्चे
सही सलामत चाहिए तो $10,000 देने होंगे बच्चों की जान बचाने के लिए, और ये रकम भी ज्यादा नहीं थी। उसने खुद ही फैसला लिया और पुलिस को नहीं बताया। लेकिन किडनैपर ने न कोई फोटो भेजी और न कोई वीडियो, सिर्फ एक कॉल पर मिया पैसे देने को तैयार हो गई। उन्होंने एक माँ की कमजोरी का फायदा उठाया था। एला ने तुरंत डार्क को बुला लिया। किडनैपर्स को शक न हो इसलिए उन्होंने अपने बॉस को ये बात नहीं बताई। जहाँ पैसे देने थे वहाँ पहुंचकर मिया ने किडनैपर के कहे अनुसार पैसे दे दिए। लेकिन जैसा एला ने सोचा था, वो लोग बच्चों को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। वो तो बस मिया को हमेशा के लिए अपना ATM बनाना चाहते थे। गनीमत रही कि डार्क वही अंधेरे में छिपा था। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। किडनैपर लड़खड़ाया लेकिन फिर भी भागकर अपनी कार में बैठ गया। उनका ये प्लान फेल हो गया था। हालांकि डार्क ने पुलिस को बुलाकर कार ढूंढ ली थी, लेकिन किडनैपर्स गायब थे। डिक्की में भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। एला को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। घायल किडनैपर शायद अब बच्चों को मार दे। वो आखिरकार उन दोनों बच्चों को नहीं बचा पाई। लेकिन एला हार मानने वालों में से नहीं थी। वो पागलों की तरह कार में सुराग ढूंढने लगी। रेडियो ऑन करते ही उसमें एक मैच की कमेंट्री सुनाई दी और इसी के साथ सुराग जुड़ते चले गए और एला को अपना जवाब मिल गया। पहली बार जब वो मिया के घर गई थी तो उसे वो ड्राइवर अजीब लगा था। बाहर इतनी सारी छाव होने के बावजूद वो धूप में घर के ठीक नीचे एक गाड़ी खड़ी करता था। अब उसे समझ आ गया था कि वह जगह सीधा मिया के कमरे के सामने थी। ड्राइवर जब भी सिर उठाता उसे शीशे में मिया दिख जाती थी। जाहिर है उसे अपनी मालकिन से प्यार हो गया था। तो उसके लायक बनने के लिए ड्राइवर ने सट्टेबाजी करके रातों रात अमीर बनने का सोचा, लेकिन सब कुछ हार गया। आखिरकार उसे किडनैपिंग का खतरनाक रास्ता चुनना पड़ा। इससे न सिर्फ उसे पैसे मिलते बल्कि वह मिया के कमजोर पड़ने पर उसे सहारा देकर उसका दिल भी जीत सकता था। वो लोग अभी तक मिस्टर व्हाइट पर शक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ड्राइवर को तो इग्नोर ही कर दिया। उस रात ड्राइवर नहीं पकड़े जाने के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन वो उन दोनों गायब बच्चों के बारे में नहीं बता पाया। असल में उस दिन डिक्की खुलते ही दोनों बच्चे भागकर जंगल में छिप गए थे। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। पुलिस ने तुरंत हेलीकॉप्टर भेजे और जंगल के चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर दी। बच्चों के पिता की सर्वाइवल गाइड की मदद से एला निशानों का पीछा करते हुए एक लकड़ी के केबिन तक पहुंच गई और दोनों बच्चों को ढूंढ निकाला। हालांकि उनके पिता मारे गए थे, लेकिन वो आज भी अपने बच्चों की रक्षा कर रहे थे। इस तरह किडनैपिंग और मर्डर केस दोनों सॉल्व हो गए। एला जो पहले एक सफाई वाली थी अब परमानेंट हो गई थी और उसे अपना पुलिस बैज मिल गया था। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसे एक माँ के रूप में मिली जब उसने घर जाकर देखा कि उसके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है। इस सफाई वाली ने बस क्राइम सीन पर उस मेंढक को देखा और बिना सोचे सीधा अपने बॉस को ही गोली मार दी। सारे कलीग्स हैरान रह गए। डार्क तो बहुत ही गुस्से वाला था। एला की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? असल में इस पेट क्लिनिक का डॉक्टर अचानक मर गया था और उसकी लाश के पास मर्डर लिखे हुए बहुत सारे प्रिंट आउट बिखरे थे। हालांकि क्राइम सीन पर हाथ धोना जरूरी था, लेकिन एला की ये रूल फॉलो करने की कोई आदत नहीं थी। उसने बस लाश के हाथ पर दाने देखे और समझ गई कि उसकी मौत एक जहरीले मेंढक की वजह से हुई है। और पास में पड़े उस टिश्यू पेपर से ये साफ था कि डॉक्टर ने मरने से पहले अपना हाथ उसी से पोंछा था। लेकिन उसके दोनों कलीग्स कंफ्यूज थे। उन्होंने भी अंदर आते वक्त हाथ धोए थे, लेकिन उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। एला मुस्कुराई और उन्हें जहरीले मेंढक के पिंजरे के पास ले गई। उसका ताला टूटा हुआ था और अंदर देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें 2 मेंढक रहते थे और जो एक मेंढक गायब था शायद उसे किसी ने हैंडवॉश की बोतल में डाल दिया था। सिर्फ डार्क को सफाई पसंद थी और वो हैंडवॉश यूज करता था। अगर वो गोली न चलाती तो अब तक डार्क भगवान को प्यारा हो चुका होता और गोली चलाने से पहले उसने बेहोशी की दवा चेक कर ली थी। वो थी तो सांपों के लिए, लेकिन इंसानों को उससे कुछ खास नुकसान नहीं होता। होश में आने के बाद पहली बार डार्क ने गुस्सा नहीं किया, बस उस दवा का असर अभी भी बाकी था। उसका ध्यान अजीब तरह से फूलों पर बैठी मधुमक्खियों पर चला गया। एला के सहारे दोनों लड़खड़ाते हुए मरे हुए डॉक्टर के दोस्त के घर पूछताछ करने पहुंचे। दोस्त के छोटे बेटे ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने डॉक्टर को एक आदमी से लड़ते हुए देखा था। बिना किसी पुख्ता सबूत के ये सच में एक बड़ा सुराग था। पेरेंट्स की परमिशन लेकर वो लोग लड़के को स्केच बनवाने के लिए पुलिस स्टेशन ले आए, लेकिन बच्चे को ढंग से कुछ याद नहीं आ रहा था। काफी देर बाद भी वो लोग उस आदमी की आंखें नहीं बना पाए थे। तभी शॉन ने लड़के के बैग में एक कॉमिक बुक देखी। उसे तुरंत एक आइडिया आया। उसने लड़के से कॉमिक्स के कैरेक्टर्स के चेहरे पहचानने को कहा। थोड़ा बदलाव करके उन्होंने वो सब एक साथ जोड़ दिया और जल्द ही उन्होंने सिक को ढूंढ निकाला। उसकी टोनी स्टार्क जैसी दाढ़ी थी, एंटमैन जैसा चेहरा और थॉर जैसी नाक। सालों पहले वो चोरी के जुर्म में जेल गया था और पिछले महीने ही छूटा था। वो हर तरह से एक क्रिमिनल ही लग रहा था, लेकिन डार्क के सवालों का जवाब देने के बजाय सिग ने अपने पैर उठाकर सीधा टेबल पर रख दिए। उसके टखने पर पुलिस का ट्रैकर लगा हुआ था। उसके पास पक्का सबूत था कि वो वहां नहीं था और उसे अभी अभी जिम ट्रेनर की जॉब भी मिली थी। इतनी लड़कियों के होते हुए उसके पास अपनी एक्स को मारने का टाइम कहा था। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन फिर से अटक गई थी। अब सब कुछ एला के ही भरोसे था। मरने वाली मोनिका के क्लिनिक के डस्टबिन से मिले एक पैकेट से पता चला कि शहर के दूसरी तरफ उसका एक और घर भी था। और जैसे ही मकान मालिक ने दरवाजा खोला सब के सब दंग रह गए। पूरा कमरा अजीबोगरीब जानवरों से भरा पड़ा था। ये साफ था कि मोनिका डॉक्टर होने के साथ साथ चुपके से इन जानवरों को बेचती भी थी, लेकिन वो इन्हें लाती कहां से थी? तभी पुलिस को पता चला कि एक अकाउंट से उसके क्लिनिक को बार बार खराब रेटिंग मिल रही थी। एड्रेस ट्रेस करके वो एक अजीब से दिखने वाले आदमी तक पहुंचे। कुछ महीने पहले वो अपनी पालतू मकड़ी को मोनिका के क्लिनिक लेकर गया था, लेकिन मोनिका ने ये कहकर कि उसे कोई संक्रामक बीमारी है उसे मार दिया था। इसलिए वो अपना गुस्सा इंटरनेट पर निकाल रहा था। अब सारी कहानी धीरे धीरे समझ आने लगी थी। डार्क को लगा कि मोनिका लोगों के पालतू जानवर चुराती थी और पकड़े जाने पर किसी ने उससे बदला लिया। उन्हें बस कमरे से मिले कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स को एक एक करके चेक करना था और कातिल मिल जाता। लेकिन कागज पर लिखे उन नंबरों को देखकर एला की सोच कुछ और ही थी। मोनिका तो बस घरों के दाम और एरिया लिख रही थी ताकि वो
उन्हें आपस में कंपेयर कर सके। और जिस पेन से ये सब लिखा था उस पर एक रियल एस्टेट का लोगो बना था। ये साफ था कि वो इन जानवरों को बेचकर एक घर खरीदना चाहती थी। हालांकि डार्क की थ्योरी एक बार फिर एला ने गलत साबित कर दी थी, पर डार्क को अब इसकी आदत हो गई थी। उसने सबको काम बांट दिया और फिर उस एजेंट को बुलाया जिसने मोनिका को घर दिखाया था। जैसा कि एला ने कहा था, मोनिका $1 करोड़ का घर खरीदने के लिए पैसे जमा कर रही थी। एजेंट ने बताया कि मोनिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी, लेकिन एला बस मुस्कुराई और उसने डार्क को उस घर का ब्रोशर दिखाया जिस पर मधुमक्खियां बनी थी। क्या ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? जब वो लोग मोनिका की दोस्त के घर गए थे तो नीचे बिल्कुल ऐसे ही फूल खिले थे। इसका मतलब ये घर बहुत मुमकिन है कि मोनिका ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था। डार्क और एला के सवालों के सामने बेथनी टूट गई। उसने मान लिया कि वो अपने पति से तलाक लेने वाली थी और बच्चे को लेकर मोनिका के साथ शिफ्ट होने वाली थी। ये बोलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जाहिर है जिस पति रीड को वो छोड़ रही थी उसके पास खून करने की एक बहुत बड़ी वजह थी। पुलिस स्टेशन आने के बाद भी रीड ने अपना जुर्म नहीं माना। आखिरकार पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि उसी ने खून किया है। लेकिन तभी शॉन ने उसकी कार से मिली एनिमल एनसाइक्लोपीडिया निकाली। उसमें जहरीले मेंढक वाले पेज पर न सिर्फ नोट्स लिखे थे बल्कि उसे देखकर लग रहा था कि वो पेज कई बार पढ़ा गया है। अब कोई बहाना काम नहीं आने वाला था, इसलिए रीड ने अपना जुर्म मान लिया। पूरी पुलिस की टीम इस बार एला के बिना ही केस सॉल्व करके बहुत खुश थी। लेकिन जैसे ही डार्क ने छुट्टी की घोषणा की और कहा कि मंडे को फाइल बंद करेंगे, एला लिफ्ट तक उसके पीछे पड़ गई। केस में अभी भी बहुत सारे लूप होल्स थे, जैसे कि मोनिका के घर से मिली वो तस्वीर जिसमें कराटे करता हुआ बच्चा बेथनी के बेटे जैसा लग रहा था, लेकिन उस फोटो में उसकी बेल्ट येलो थी और आज पुलिस स्टेशन में उसके पास पर्पल बेल्ट थी। बेथनी ने कहा था कि वो मोनिका से 2 साल पहले मिली थी, लेकिन 2 साल में येलो से पर्पल बेल्ट मिलना नामुमकिन है। तो लड़का या तो कोई जीनियस था या फिर वो कोई और बच्चा था। लेकिन डार्क उसकी किसी बात में इंटरेस्टेड नहीं था। उसे अगले दिन ब्लाइंड डेट पर जाना था, तो उसने एला से कपड़े सेलेक्ट करने में मदद मांगी। वीकेंड पर एला बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को घुमाने लाई थी, लेकिन उसके दिमाग में वही केस घूम रहा था। वो बिना सोचे उसी सुपरमार्केट में आ गई जहां सिग ने चोरी की थी। केस फाइल के हिसाब से चोरी करते वक्त उस चोर ने फ्लिप फ्लॉप पहन रखे थे। क्या सच में कोई चोर इतना बेवकूफ हो सकता है? एला को यकीन नहीं हुआ और वो सीधे सिग के जिम पहुंच गई। उसे मोटा मोटा आइडिया लग गया था कि उस चोरी के पीछे किसका हाथ था। मास्टरमाइंड मोनिका ही थी और सिग ने बस उसका इल्जाम अपने सिर लिया था। लेकिन मोनिका तब नाबालिग थी तो उसे सजा भी नहीं मिलती। फिर सिग ने अपनी मर्जी से जुर्म क्यों कबूला? इसका सीधा सा जवाब था कि सिग के चेहरे ने बता दिया था कि एला का शक सही है। जब डार्क अपनी डेट के साथ मजे से बातें कर रहा था तभी एला अपने 3 बच्चों के साथ वहां पहुंच गई। जाहिर है उसकी डेट वहीं पर खराब हो गई थी। एला ने नोटिस किया था कि बेथनी के बेटे के कानों पर 2 छेद थे जो कि बिल्कुल सिग के कानों जैसे थे। साइंस की भाषा में कहें तो ऐसे कान बहुत कम देखने को मिलते हैं और ये सिर्फ जेनेटिक होते हैं। इसका मतलब वो बच्चा जिसे मार्वल पसंद था असल में सिग और मोनिका का ही बेटा था। जब मोनिका छोटी थी और प्रेग्नेंट हो गई थी तो बच्चे को जन्म देने के लिए सिग ने खुशी खुशी चोरी का इल्जाम अपने सिर ले लिया था। बाद में बच्चे को बेथनी ने अडॉप्ट कर लिया और बच्चे को वापस पाने के लिए मोनिका ने चुपके से बेथनी से दोस्ती बढ़ाई और प्यार करने का नाटक किया। लेकिन असल में वो उस बच्चे के करीब आना चाहती थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक माँ होने के नाते भले ही बेथनी ने उसे पाला था, वो भी बच्चे से बहुत प्यार करती थी। खासकर अपने बेटे को मोनिका के ज्यादा करीब जाते देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने गुस्से में ये बेवकूफी कर दी। और उसका पति रीड भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उस एनिमल बुक को देखने के बाद वो समझ गया था कि बेथनी ने ही उसे कार में छिपाया है। इसलिए उसने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया। शॉन को थोड़ा बुरा लगा कि एक बेगुनाह को फंसाने के बाद भी वो अपनी जीत का जश्न मना रहा था। रीड ने उसे समझाया कि वो ज्यादा न सोचे, क्योंकि उसे बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी बिना माँ के बड़ा हो। आखिरकार ये केस खत्म हो गया। ये पहली बार था जब असली कातिल के पकड़े जाने पर एला को खुशी नहीं हुई। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।